नमस्कार, स्वागत है आपका जेबीडी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमंत केवलिया। शय और मात के खेल को शतरंज कहा जाता है। जाहिर है राजा को बचाने की पूरी मशक्कत सेना करती है और आखिर में दांव ऐसा लगता है कि राजा चारों खाने चित्त हो जाता है। लेकिन शय मात का खेल देश की राजनीति में भी खूब खेला जा रहा है और इसी पर पेश है हमारा खास प्रोग्राम शतरंज, जिसमें कैसे मिलती है शय तो कौन किसको देता है मात, राजनीति के अखाड़े में किसका लगता है दाव और कौन फंसाता है राजनीति के दंगल में अपना पेच। देखिए शतरंज, हमारी खास पेशकश। शतरंज में आज बात करेंगे नूरा कुश्ती की। पिछले कई दिनों से देश की राजधानी दिल्ली में केंद्र बनाम दिल्ली चल रहा है। आलम यह हो चला है कि केंद्र बनाम दिल्ली की लड़ाई बजट तक आकर पहुंच गई। आम आदमी पार्टी के नेता लगातार केंद्र सरकार पर सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप मढ़ रहे हैं। यही वजह है कि जेल से लेकर शिक्षा और दिल्ली सरकार की बैकबोन सलाखों के पीछे पहुंच गई है। दिल्ली की सियासत में उबाल उस दिन आना शुरू हुआ जब भ्रष्टाचार के मुद्दे में सरकार बनाने वाले मंत्री ही सलाखों के पीछे चले गए, वो भी करोड़ों के घोटाले के चलते। जी हां, बात कर रहे हैं दिल्ली के मंत्री मनीष सिसोदिया की, जिन पर शराब घोटाले का बड़ा आरोप लगा। सीबीआई से लेकर ईडी हर किसी की रडार पर सिसोदिया साहब रहे और आखिरकार कोर्ट से भी उनको बार बार रिमांड बढ़ने के चलते मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। इधर आम आदमी पार्टी कहती रही कि ना ही सीबीआई और ना ही ईडी को सिसोदिया के यहां से कुछ मिला है जो ये साबित करे कि दिल्ली में करोड़ों का शराब घोटाला हुआ भी है। केंद्र सरकार के पास तमाम जांच एजेंसियां हैं, सीबीआई है, ईडी है, दिल्ली पुलिस है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, और उन्होंने सब अपनी एजेंसियों को आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं और मंत्रियों के पीछे लगा दिया। आज के दिन में हमारे पार्टी के, हमारी सरकार के 2 सीनियर नेता, 2 सीनियर मंत्री जेल में हैं। मनीष सिसोदिया जी जेल में हैं, सत्येंद्र जैन जी जेल में हैं, हमारे मीडिया इंचार्ज जेल में हैं। उन सबके घर पे रेड हो चुकी। मनीष सिसोदिया के ऑफिस में रेड हुई, लॉकर पर रेड हुई, पैतृक गांव पर रेड हुई, सत्येंद्र जैन जी के घर पर 3-3 बार रेड हो गई। और ना सिर्फ हमारे मंत्रियों के ऊपर बट सैकड़ों कारोबारियों पर भी पूरे दिल्ली भर में और देश भर में रेड कर ली, सीबीआई ने कर ली, ईडी ने कर ली। लेकिन इस सब के बावजूद अभी तक 1 रुपए के भ्रष्टाचार का सबूत सीबीआई को, ईडी को नहीं मिल पाया है। मैं तो ये पूछना चाहूंगी सीबीआई से, ईडी से, आप कह रहे हो 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, आपको इतनी रेड करने के बाद, इतनी पूछताछ के बाद 1 रुपया भी मिला क्या? लेकिन उन्हें अभी तक कुछ नहीं मिला है और सीबीआई और ईडी के अफसर खुद परेशान हैं। उन्हें पता है कि कोई घोटाला नहीं हुआ है, लेकिन उन पर केंद्र सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का दबाव है और उस दबाव की वजह से उन्हें पता है कि उन्हें आम आदमी पार्टी के नेताओं को, मंत्रियों को, विधायकों को फंसाना है। और इसी दबाववश मनीष जी भी जेल में है, सत्येंद्र जी भी जेल में है और मनीष जी के पीए से पूछताछ भी हो रही है। आपको आशंका है कि क्या उन्हें भी पूछताछ के बाद अगर सीबीआई हिरासत में ले सकती है? देखिए, अब आजकल तो सीबीआई के एक्शंस का कोई भी कानूनन आधार बचा नहीं है। अभी भी 1 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद मनीष जी के खिलाफ 1 रुपए के भ्रष्टाचार का सबूत वो सामने नहीं रख पाए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने मनीष जी को गिरफ्तार कर लिया। किस आधार पर किया है? नॉन कोऑपरेशन। नॉन कोऑपरेशन क्या आधार है? आपने 1 साल जांच करी, आपको कुछ तो पैसा मिला होगा। आप कह रहे हो 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ, 10,000 रुपए तो मिले होंगे मनीष जी के घर पे। 1 पैसा नहीं मिला, लेकिन क्योंकि मोदी जी का दबाव है, इसलिए उस दबाव की वजह से मनीष जी जेल में, क्या पता कौन कौन जेल जाएगा। Atishi, today we are getting to hear that even ED has questioned Manish Sisodia. So even though there was a feeling that he would get bail on the 10th, but now that ED has started questioning, how do you see the case progressing from here? See, this entire case is political vendetta. Everyone knows that. There is absolutely no evidence that has been presented either by the ED or the CBI. After the raid in his home, at his locker, at his ancestral village, at his office, has even 1 rupee worth of money from this thousands of crore scam been found? No, it hasn't. But because this is political vendetta, anything can happen in this case. उधर दूसरी ओर बीजेपी की ओर से दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग उठनी शुरू हुई तो आलम यह हुआ कि आनन फानन में न केवल शिक्षा मंत्री बल्कि जेल मंत्री तक को मंत्री पद त्यागना पड़ गया।
जब कोई भ्रष्टाचार में फंसते हैं तो इनको शहीद भगत सिंह याद आते हैं, महात्मा गांधी याद आते हैं। मैं केजरीवाल को कहना चाहता हूं, चाहे महात्मा गांधी का परिक्रमा कर लो, चाहे राहुल गांधी की परिक्रमा कर लो, तुम्हें अब कोई गांधी नहीं बचा पाएगा। तुम्हें अब कोई तेलंगाना का सीएम, कोई लालू यादव, ये कोई लोग नहीं बचा पाएंगे। जब तुमने भ्रष्टाचार किया है तो जेल जाना पड़ेगा। जब तुमने हमारी महिला बहनों के घरों के बाहर में शराब के ठेके खोल दिए, हमारी महिला बहनों का अपने घर से निकलना मुश्किल हो गया, 2% से बढ़ाकर 12% कमीशन कर दिया, तो जेल जाना पड़ेगा। मंत्री पद से दिल्ली के सबसे ईमानदार नेताओं की छुट्टी होना क्या वाकई इस बात की तस्दीक करती है कि दिल्ली में शराब को लेकर बड़ा घोटाला हुआ है या फिर नहीं? यह सिर्फ राजनीति के दांव में सरकार के सिपाहियों को फंसाने की एक कोशिश भर है। आपको मालूम होना चाहिए कि सिसोदिया साहब से पहले ही जेल मंत्री यानी कि सत्येंद्र जैन सलाखों के पीछे पहुंचे हुए थे। सिसोदिया के जेल जाने के बाद आगामी चुनावों को लेकर तैयारियों का बोझ केजरीवाल के कंधे पर आ गया, तो वहीं दूसरी ओर नए मंत्रियों की जिम्मेदारी भी अब मिल चुकी है, जिनकी बाँछें खिल गई। नूरा कुश्ती के बीच बरसों से चली आ रही एक आस आखिरकार दिल्ली सरकार में पूरी हो गई। यही वजह है कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिल गई। मैं आतिशी मार्लिना सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं आतिशी मार्लिना सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के संवत निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँ। मैं सौरभ भारद्वाज ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सौरभ भारद्वाज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। इस पूरे मामले में नई ताकत के साथ नए मंत्रियों ने हुंकार भर दी, लेकिन क्या मंत्री बदल देने से जो दाग दिल्ली सरकार पर लगे वो धुल जाएंगे? क्योंकि जेल जाने से पहले खुद सिसोदिया ने कहा था कि दिल्ली की आवाम का भला करने दो, मुझे बजट पेश करने का वक्त दे दो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बात घोटालों की थी कि इसी बीच बात बजट पर आकर अटक गई। यही वजह है ना ही सिसोदिया साहब जेल जाने से पहले बजट पेश कर पाए और ना ही अभी भी बजट पेश किया जा पा रहा है। दिल्ली और केंद्र की लड़ाई का आलम यह हो चला है कि दिल्ली सरकार की ओर से जारी होने वाले बजट पर ही रोक लगा दी गई। ये आरोप हम नहीं लगा रहे, ये आरोप आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर है। उनका कहना है कि पीएम भले ही देश में G20 करवाएं, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में ही लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। दिल्ली सरकार में वित्त मंत्री कैलाश गहलोत मंगलवार यानी कि 21 मार्च को दिल्ली विधानसभा में साल 2023-24 का बजट पेश करने वाले थे, लेकिन इसी बीच सूचना मिली कि विधानसभा में बजट पेश नहीं हो पाएगा। बजट की सभी तैयारियां पूरी हो गई थीं, लेकिन सोमवार को कैलाश गहलोत ने आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट और आउटकम बजट भी पेश किया। उसके बावजूद 20 मार्च की शाम को अचानक
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जानकारी दे दी कि केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के बजट पेश करने पर ही रोक लगा दी है। तो 10 तारीख को दिल्ली सरकार ने पूरा बजट जो है वो एमएचए को भेज दिया था 10 तारीख को, लेकिन कल लगभग 2 बजे के आसपास मुझे पता चलता है कि एमएचए ने कुछ क्वेरीज रेज की हैं और उसको बजट को अप्रूव नहीं किया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस से बात की, चीफ सेक्रेटरी से बात की, तो पता चलता है कि 17 मार्च को एक चिट्ठी एमएचए से चीफ सेक्रेटरी को जो एड्रेस है, इस पर अगर आप डेट देखें तो 17 मार्च 5:23 पे ये मेल के द्वारा ये चिट्ठी आती है चीफ सेक्रेटरी को। लेकिन काफ़ी सरप्राइजिंग है कि इस चीज़ का फाइनेंस मिनिस्टर को 20 तारीख को 2 बजे पता चलता है। इसके बाद से ही केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच नए सिरे से एक तनातनी फिर से चरम पर पहुंच गई। दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चरम पर पहुंच गया। नहीं किया है, मगर आपने अरविंद केजरीवाल जी आपने एक चिट्ठी भेजी है जिसमें एलजी साहब के 3-4 प्रश्न हैं। ये बाइंडिंग नहीं है, मगर उनके प्रश्न हैं तो अच्छा होगा तो आप उसका उत्तर दे दीजिए। इसका क्या क्लैरिफिकेशन होगा वो भी लिख दीजिए बगल में, और आप उस प्रश्न को लिखकर यहां भेज दीजिए, उत्तर लिख के यहां भेज दीजिए। ये 17 तारीख को चिट्ठी एमएचए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से दिल्ली सरकार को मिल जाता है। 17 तारीख को चिट्ठी मिल गई थी दिल्ली सरकार को। 17 को दिल्ली सरकार कुछ नहीं करती है, अरविंद केजरीवाल जी उस चिट्ठी को दबा के बैठ जाते हैं। 18 तारीख को दिल्ली सरकार कुछ नहीं करती है, अरविंद केजरीवाल उस फाइल को दबा के बैठे हुए होते हैं। 19 तारीख को कुछ नहीं करते हैं, उस फाइल को दबा के बैठे हुए होते हैं। 20 तारीख को कुछ नहीं करते हैं, पूरा दिन दबा के बैठते हैं, और 20 तारीख को 9:30 बजे रात को ये चिट्ठी भेजते हैं। 20 तारीख को 9:30 बजे चिट्ठी भेजते हैं और 10 बजे एलजी साहब ने हस्ताक्षर कर दिए। देखिए, नन ऑफ दीज, जो भी रिकमेंडेशन एलजी देते हैं, ये कोई बाइंडिंग नहीं है, ये एक प्रक्रिया है, यही डेमोक्रेसी है। उसमें उन्होंने अपना सुझाव दिया है, उस सुझाव पे आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, क्योंकि यहां पर कोई माई बाप नहीं है, माई बाप जनता है। सिसोदिया से शुरू हुई लड़ाई बजट पर आकर अटक गई है। देखना यह भी है कि दिल्ली की आवाम की वाकई किसी को फिक्र है या फिर नेताओं के इस दाव पेश के बीच सिर्फ जनता पिस रही है। तो इसी के साथ आज हमारे खास कार्यक्रम शतरंज में इतना ही। फिर होगी मुलाकात आपसे किसी राजनीति के अखाड़े में शतरंज की चाल को लेकर। तब तक के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए जेबीटी लाइव। नमस्कार।